हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हालांकि हमारे जो वीडियो की जो श्रृंखला चल रही थी इसमें हम मसल्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा ये लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ ही हमारा ये मसल्स का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन एंड मोटर यूनिट। इसके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हमने माइक्रो फिलामेंट और थिक फिलामेंट के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड मोटर यूनिट क्या है। हालांकि हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि हमारी बॉडी में न्यूरॉन पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। न्यूरॉन एक तरह से हमारी बॉडी में ऑर्गन को कमांड देने का कार्य करते हैं। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोटर और एक सेंसरी होते हैं। अब हम आगे देखें, थोड़ा सा इस चीज़ को समझें कि जैसे कि ये न्यूरॉन है और न्यूरॉन से ये क्या निकले होते हैं, इसके डेंड्राइट्स निकले होते हैं और ये इसका पार्ट कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। और इसी प्रकार हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और ये जब जुड़े रहते हैं तो ये जो इसका लास्ट पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं सिनेप्टिकल बॉटम, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ा होता है। पहला न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का जो एक स्पेस होता है, इस जगह को अपन बोलते हैं साइनेप्स। यानी कि दो न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्टिव जो पार्ट होता है, एक तरह से उसे अपन बोल सकते हैं साइनेप्स। ये तो इसे अपन साइनेप्स कहेंगे। और अगर न्यूरॉन मसल्स के साथ कनेक्ट हो रही है तो इसे भी साइनेप्स कहेंगे। लेकिन कौन सा साइनेप्स कहेंगे, इसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। अपन इसे क्या कह सकते हैं, इसे अपन न्यूरोमस्कुलर और जंक्शन। ठीक है। इसी चीज़ को हम अगर आगे समझें कि किस प्रकार से मसल्स को कमांड देती है। हमारी बॉडी में न्यूरॉन पूरी बॉडी में फैले होते हैं और न्यूरॉन एक तरह से हमारे ऑर्गन को, जितने भी बॉडी में ऑर्गन होते हैं उनको कमांड देने का कार्य करते हैं। ठीक है। सिवाय हमारे हार्ट में सिर्फ खुद की मसल्स होती है, बाकी न्यूरॉन सभी ऑर्गन को कमांड देने का कार्य करता है। हार्ट को कोई कमांड नहीं दे पाता है, सिर्फ खुद की मसल से ही उसे एक्साइट करती है। ठीक है। अगर हम एक चीज़ ये भी समझें कि न्यूरॉन अगर मसल्स को कमांड दे रही है तो ये कौन सी न्यूरॉन होगी, तो ये होगी अपने मोटर न्यूरॉन कहलाएगी। कौन सी न्यूरॉन कहलाएगी, ये मोटर न्यूरॉन कहलाएगी। अगर हम एक न्यूरॉन की बात करें, जैसे कि ये न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट्स निकले होते हैं और ये एक्सॉन पार्ट होता है और ये सिनेप्टिकल बॉटल होता है। हालांकि न्यूरॉन का एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे कभी। फिलहाल हम ये चीज़ देखते हैं कि किस प्रकार से न्यूरॉन इसे कमांड देती है। ये न्यूरॉन होता है और इसमें ये एक वेसिकल्स पाए जाते हैं और वेसिकल के अंदर पाया जाता है एसिटाइल कोलाइन। ठीक है। एसिटाइल कोलाइन एक केमिकल होता है, एक रासायनिक केमिकल होता है जो हमारे मैसेंजर्स को या हमारी सूचनाओं को मसल्स को देने का कार्य करता है। ठीक है। देखो, अब हम देखें कि ये जैसे न्यूरॉन है और ये एक तरह से हमारी जो मसल्स होती है, यानी कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है, स्केलेटल मसल की जो प्लाज्मा होती है, वो प्लाज्मा हमारी एक तरह से डिप्रेशन लीवी संरचना होती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है गर्दनुमा संरचना होती है, इसमें एक विशेष प्रकार के डिप्रेशन होते हैं। हमारी प्लाज्मा एक डिप्रेशन लिए होती है, ठीक है। होता है क्या है कि जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा के ऊपर एक विशेष प्रकार के ACH रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये आपको जो इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर में, ये होते हैं ACH रिसेप्टर। हालांकि होता है क्या है, जैसे कि न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन क्या रिलीज करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जिसमें कौन सा केमिकल होता है, एसिटाइल एसिटाइल कोलाइन जो केमिकल होता है, जो एक तरह से केमिकल मैसेंजर होता है। जैसे ही हमारी जो प्लाज्मा होती है या फिर जो मसल्स प्लाज्मा की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर रिलीज होता है, तो इसे रिसीव करने वाला भी कुछ पार्ट होना चाहिए, कुछ ऑर्गन होना चाहिए। तो इसके लिए होते हैं ACH रिसेप्टर होते हैं। ये एसिटाइल कोलाइन जो होता है,
जैसे रिलीज होता है न्यूरॉन से, तो क्या होता है एच, एक तरह से एच रिसेप्टर जो होते हैं एसिटाइल कोलाइन को रिसीव करते हैं। ये इस प्रकार से इसे रिसीव कर रहे हैं रेड कलर के वाले। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो डिप्रेशन जैसी संरचना दिखाई जा रही है, इसे बोलते हैं अपन टी ट्यूबुलिन। ये जो टी ट्यूबुलिन होती है इसे अपन क्या कहेंगे, टी ट्यूबुलिन कहेंगे। टी ट्यूबुलिन में भी एच रिसेप्टर पाए जाते हैं। सब में क्या पाए जाते हैं, एच रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं। ठीक है, जैसे इसे रिसीव करते हैं तो क्या होता है कि जो सोडियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। या आप हमें रेड रेड कलर से इसे दर्शाया गया है, ये सोडियम चैनल होते हैं जो ओपन हो जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है सोडियम की मात्रा मसल्स के अंदर आने लगती है। हम ये भी समझ सकते हैं कि जो जब एसिटाइल कोलाइन या फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता उससे पहले सोडियम की मात्रा सेल के बाहर अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन जैसे रिसीव एच जो रिसीवर इसे ग्रहण करते हैं, तब क्या होता है कि सोडियम चैनल ओपन होते हैं, और सोडियम चैनल ओपन होते ही सोडियम सेल के अंदर आते हैं। और सेल के अंदर भी आने के बाद क्या होता है कि जो हमारे ये जो अंदर दिखाई दे रही मसल्स होती है, जो स्केलेटल मसल्स होती है मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल में जैसे ही सोडियम जाता है तो इसका क्या होता है डीपोलराइजेशन होता है। क्या होगा इसका, डीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, हमने एक चीज़ ये देखी थी कि दो न्यूरॉन के बीच के जो स्पेस पाया जाता है उसे साइनेप्स कहते हैं। और अगर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, ये न्यूरॉन है और ये मसल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसे अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहेंगे इसे अपन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये चीज़ हमने यहाँ समझ ही ली थी। ठीक है, और ठीक है, इसे अपन क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। क्या बोलेंगे इसे अपन, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, डीपोलराइजेशन हो जाता है और ये पूरी जो स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे इसे मोटर यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे अपन, मोटर यूनिट कहेंगे। यानी कि डीपोलराइजेशन कैसे हुआ कि न्यूरॉन आया, सॉरी न्यूरॉन हुआ, न्यूरॉन से क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते क्या हुआ कि जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो डिफ्रेक्शन जैसी संरचना पाई जाती है उसे अपन क्या बोलेंगे, टी ट्यूबुलिन कहेंगे। टी ट्यूबुलिन होता है, उसके ऊपर पूरी जो मेम्ब्रेन होती है उसी के ऊपर एस रिसेप्टर पाए जाते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं। और जैसे रिसीव करते हैं तो सोडियम के जो चैनल होते हैं ओपन होते हैं, और जैसे सोडियम आता है तो मायोफाइब्रिल उसे एक्सेप्ट करके क्या होता है, हमारी जो मायोफाइब्रिल क्या होती है उसमें डीपोलराइजेशन होता है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ समझें कि एंट्री ऑफ सोडियम इनसाइड द मसल्स सेल फ्रॉम फ्रॉम एंड फ्लूइड इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। देखो मोटर न्यूरॉन, एक तरह से जो कौन सी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है। और जो हमारी मसल सेल्स है दैट इट इज स्टिमुलेटिंग ऑर्गेनिक सिग्नल टू इज कॉल्ड मोटर यूनिट। यानी कि इस पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, मोटर यूनिट कहेंगे। नेक्स्ट हम देखें इसी में ही, अब नेक्स्ट हम देखें कि रिलीज ऑफ कैल्शियम। यानी कि कैल्शियम कैसे रिलीज होता है इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो क्या होता है कभी कभी, जैसे कि जो ये न्यूरॉन होता है, और ये न्यूरॉन कौन सी होती है, अपनी मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, और इसे अपन मोटर यूनिट कहते हैं, जिससे हमने पूरे प्रोसेस को समझा ही था। हम ये चीज़ समझे कि जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि ये एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन कभी कभार क्या होता है कि ये एक ही एक्सॉन कई भागों में विभाजित हो जाता है, जो एक से अधिक मसल्स को क्या करता है,
कॉन्टैक्ट करता है या फिर उन्हें एक्टिव करने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी जो कैल्शियम होता है वो किस प्रकार से मसल्स के अंदर रिलीज होता है। ये हमने पहले समझ ही लिया था कि ये जो है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी मसल्स की, जिसे अपन क्या बोलेंगे, एक तरह से सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहेंगे अपन जिसे। ठीक है, ये हमारे रिसेप्टर थे जो हमने समझ ही लिया था। कौन से रिसेप्टर थे ये? ए सी एच रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं, एसिटिल कोलाइल को रिसीव करते हैं, और जैसे ही एसिटिल कोलाइल रिलीज होता है, रिसीव करता है, तो सोडियम के जो चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखो, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के द्वारा एसिटिल कोलाइल रिलीज हुआ, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज किया गया, और जैसे रिलीज हुआ तो जो एच जो रिसीवर थे, रिसेप्टर थे, वो इसे रिसीव करते, उसे ग्रहण करते, और जैसे इसे ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि उसे ग्रहण करते ही सोडियम के चैनल ओपन हो जाते हैं, और सोडियम के चैनल ओपन होने से क्या होता है कि यही जो डिफ्रेक्शन यानी कि टी ट्यूबुलिन जो अ, संरचना पाई जाती है, जिसे अपन डिप्रेशन, एक विशेष प्रकार के गर्तनुमा डिप्रेशन या फिर टी ट्यूबुलिन पाई जाती है, उसी के पास में क्या पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे अपन मसल्स में क्या नाम कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, अब क्या होता है कि जैसे ही अब सोडियम यहाँ से आएगा एक, और एक यहाँ से आएगा, तो इसमें काफ़ी समय रहेगा। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, आपको पूरी मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेंगे, साथ ही जो गर्तनुमा स्ट्रक्चर है टी ट्यूबुलिन के अंदर भी हमें देखने को मिलेंगे, और वहीं से सोडियम चैनल भी ओपन देखने को मिलेगा, और सोडियम चैनल ओपन देखने को मिलेगा तो वहीं से क्या होगा, सोडियम रिलीज होगा, और सोडियम अंदर आके कहाँ होगा, एंडो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर एक्ट करेगा, और जैसे ही जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर एक्ट करता है, तो क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम रिलीज करता है, और जैसे ये कैल्शियम रिलीज करता है और ये कहाँ जाता है, सार्कोमियर में जाता है। यानी कि एक तरह से ये मायोफाइब्रिल है, यानी कि ये पूरी संरचना क्या है, मायोफाइब्रिल है, और मायोफाइब्रिल होता है तो इसमें जो बटी होती, ये ब्रांच में बटी होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सार्कोमियर होती है, और सार्कोमियर की वजह से ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। समझ में आया कुछ? मतलब यह है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। ठीक है, एक चीज़ यहाँ भी समझे अपन, जैसे कि रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, रिलीज हुआ तो ओपन हुए सोडियम चैनल, यानी कि सोडियम के चैनल ओपन हुए, और जैसे ही सोडियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक्ट करता है तो क्या रिलीज होता है, कैल्शियम रिलीज होता है, और कैल्शियम रिलीज होते ही आ जाता है, सार्कोमियर पे जाता है। ठीक है, और फिर जैसे ही कैल्शियम सार्कोमियर के अंदर जाता है तो ट्रोपोनिन के साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है, और मसल्स कैसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि डीपोलराइजेशन में मसल्स कैसी हो रही, उत्तेजित, यानी कि एक तरह से फैलने का कार्य कर रही थी, और यहाँ सिकुड़ने का कार्य कर रही है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई हमारे। अब इसे पॉइंट वाइज समझे इस चीज़ को। देखो कि रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, कहाँ पर हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, यानी कि जो न्यूरॉन थे और ये मसल सेल थी, यहाँ पर ट्रांसमीटर रिलीज हुआ, और ठीक है,
फिर बाइंडिंग ऑफ ACH2 रिसेप्टर, यानी कि इस न्यूरोट्रांसमीटर को कौन बाइंड कर रहा है? ACH रिसेप्टर, ये ACH रिसेप्टर कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि सोडियम चैनल ओपन, और साथ ही में क्या हो रहा था कि जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो सोडियम चैनल क्या हुए? ओपन हुए, ये सोडियम चैनल ओपन हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कि डीपोलराइजेशन, एंट्री ऑफ सोडियम इन सेल, यानी कि जैसे ही सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम सेल के अंदर आया, तो मसल्स कैसी हुई हमारी? डीपोलराइजेशन, यानी कि ये कब हुआ? जब सोडियम सेल के अंदर आया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है अपने कि रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो कैल्शियम होता है उसको रिलीज कौन कर रहा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज कर रहा है। और कैल्शियम इंटर सार्कोमियर एंड बाइंड टू ट्रोपोनिन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही सार्कोमियर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम रिलीज करता है, और ये कैल्शियम कहाँ आता है? ये कैल्शियम आता है अपने सार्कोमियर में, और सार्कोमियर में ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होके मसल्स कैसे हो जाती है हमारी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि एक तरह से सिकुड़ने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनसाइड द मायोफाइब्रिल, यानी कि